दीदी वो सारा मैडम है ना, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। सारा? पर क्यों? मैंने उसको क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। फिर वो मुझे कुछ क्यों बोलेगी? यही तो बात है ना दीदी, आप उनको कुछ बोलती नहीं, फिर भी पूरा दिन वो आपकी बातें विमला से करती रहती है। सारा मेरे बारे में विमला से बातें करती है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। दीदी कल तो हद ही छो गई। याद है आपको जब आप पिछले हफ्ते वो शिफॉन की रेड साड़ी पहनकर पार्टी में गई थी, तब सारा मैडम बोल रही थी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अभी इतनी उम्र नहीं होगी मेरी जो सारा मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। अभी तो सिर्फ 29 की हूं मैं, और सारा को मैं बूढ़ी लगती हूँ। वही तो दीदी, अब देख लो आप ही, आप उनको देवरानी नहीं छोटी बहन समझती है, और वो आपके बारे में क्या क्या सोचती है। वही तो मैं सोच रही हूँ। मैंने तो कभी सारा का बुरा नहीं चाहा, उसको कुछ बोला नहीं, और वो अपनी कामवाली से मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है? सारी बातें बोलने के बाद शांति ने कहा, छोड़िए ना मैडम, आप भी फालतू में उनके लिए अपना खून जला रही है, वो आपको कुछ समझती ही नहीं। मायरा ने कुछ कहा तो नहीं, पर एक दुख सा मायरा के चेहरे पर दिख रहा था, जिससे उसको सारा से ये उम्मीद ना थी। मायरा और सारा देवरानी और जेठानी थी। सारा नीचे रहती थी, मायरा ऊपर। सारा के लिए शांति की देवरानी विमला काम करती थी, और मायरा के लिए शांति, जो कि विमला की जेठानी थी। शांति आए दिन मायरा से सारा की बुराई करती थी, और विमला सारा से मायरा की। उधर सारा के किचन में विमला से एक कांच की प्लेट टूट गई। अब तो मैडम मुझे छोड़ेगी नहीं, इतनी महंगी प्लेट जो टूट गई। तभी किचन के बाहर से सारा की तेज आवाज आई। ये किस चीज के टूटने की आवाज थी? कुछ नहीं मैडम। फिर विमला जल्दी से प्लेट का कांच छुपाते हुए बोली, आपको पता है मैडम, अभी ना शांति दीदी आई थी। सारा बीच में ही बोल पड़ी, देखो शांति और तुम देवरानी और जिठानी हो, तो प्लीज अपना ये रिश्ता अपने घर निभाया करो। क्या जरूरत है शांति को नीचे आने की? वो तो मायरा दीदी की काम वाली है ना। मेरी बात तो सुनो मैडम, वो शांति दीदी बोल रही थी कि मायरा मैडम आपके बारे में ऐसा बोलती है कि आप पूरा दिन खा खा के बिस्तर पर पड़ी रहती है, इतनी मोटी हो गई है, कुछ दिनों में आपको बिस्तर से उठाने के लिए बिल्डोजर भी बुलवाना पड़ेगा। क्या ये बोला दीदी ने मेरे बारे में? अरे कौन से एंगल से मोटी हूं मैं? इतना ख्याल रखती हूँ अपनी सेहत का, उनकी तरह नहीं हूँ खाया और लेट गई। वही तो मैडम, आप तो इतनी फिट हो, फिर भी आपको मायरा मैडम ने ऐसा बोला। किसी और के सामने बोल लेती तो चलता, वो तो शांति दीदी के सामने ऐसा बोल रही थी। आपको पता भी है शांति दीदी ये बात पूरी सोसाइटी में फैला देगी। अब बताओ क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। सच बोलूं तो आप हो जो अभी तक बर्दाश्त कर रही है। आपकी जगह में मैं रहती और मेरे को शांति दीदी ऐसा बोली होती तो अब तक न जाने क्या कर बैठती मैं। सारा को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुछ कहा नहीं, अपने रूम में चली गई। उधर मायरा के कानों में सारा की बातें आ रही थी, इधर सारा के कानों में मायरा की, पर फिर भी दोनों देवरानी जेठानी में से किसी ने भी एक दूसरे से कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। सारा किचन से निकलकर अपने रूम में चली गई। आज तो जान बच गई। मैडम को मायरा मैडम की बातों में इतना उलझा दिया कि मेरे से प्लेट के बारे में पूछ ही नहीं पाई। अगर मैडम ने ये टूटी हुई प्लेट देख ली होती तो कयामत आ जाती। मायरा शाम को अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां शांति आई। मैडम आपके लिए चाय बना दूं? हाँ चाय बना दो, और 1 कप नहीं 4 कप बनाना। 4 कप किसके लिए मैडम? आज संडे है ना, तो पूरी फैमिली साथ में बैठकर चाय पीती है। तो क्या चाय पे आप सारा मैडम को भी बुलाएगी? हाँ सारा भी आएगी, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? कुछ नहीं मैडम, मेरे को क्या है, मैं तो चाय बनाएगी, पर सच बोलेगी ना अच्छा नहीं लगता। आपके साथ वो आपके बारे में इतना बोलती है, और आप इतना सुनने के बाद भी उसके साथ चाय पीने की तैयारी कर रही है। कैसी है आप? कैसी बातें कर रही हो मायरा? वो मेरी छोटी देवरानी है, उसने कुछ नहीं बोलागा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकती। इतने साल हो गया हमारी शादी को, आज तक हमारे घर में किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई। तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही है? मैडम मैं काई को झूठ बोलेगी? आपकी वजह से मेरा घर चलता है, फिर मैं आपकी और झूठी मैडम में काई को आग लगाएगी बताओ? अरे तुम तो बुरा मान गई। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलती तुम्हारी है, मुझे बस ऐसा लगा कि सारा मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, और मैं भी उसको छोटी बहन ही समझती हूँ।
वही तो बात है मैडम, गलती हमेशा गरीबों की होती है। देखो तुम सारी बातें अपने ऊपर क्यों ले रही हो? मैडम आपका दिल बहुत बड़ा है, मेरा नहीं है, मेरे को बुरा लगता है। सारा मैडम कैसे इतना उल्टा सीधा बोलती है आपके बारे में। आपको चुप रहना है, रो। लेकिन अब से सारा मैडम ने कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहने वाली। अरे मेरी बात तो सुन। मायरा शांति को आवाज लगाती रही और शांति रूम से निकलकर किचन में आ गई। उधर सारा को समझ में नहीं आ रहा था मायरा ये सब क्यों कर रही है। सारा सोच रही थी, तभी बाहर से विमला और शांति की चीखने की आवाज आई। दीदी तुमने क्या लिया बहुत, हमने सुन लिया बहुत। अब मायरा मैडम को बोलो वो अपनी जुबान बंद रखे। हमारी मैडम भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो बस चुप है। न जाने क्यों, वरना अब तक न जाने क्या से क्या कर देती। ओए मेरी बात सुन, ये जबान चलाना किसी और के सामने। तेरी मैडम मेरी मैडम से छोटी है, उनसे बोल छोटी बनकर रहे, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम भी और तुम्हारी मैडम भी अपना रिश्ता याद रखो, समझी? मैडम को गुस्सा आया ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल देगी मेरी मैडम। मेरी मैडम छोटी है बोलकर तेरी मैडम ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। अब सारा मैडम ही तुम दोनों को हैंडल करेगी, और जिस दिन सारा सच बाहर आ गया ना उस दिन देखना मायरा मैडम का चेहरा देखने लायक होगा। सच बोलूं तो मुझे तो उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाँ अरे चल चल चल, अपनी चोंच बंद कर, बहुत बोल ली। जा जा अपनी मैडम को भेज। सारा कमरे से बाहर आते हुए बड़बड़ाई। अब क्या हो गया घर में? ये दोनों अपना घर छोड़कर हमारे घर में क्यों लड़ाई कर रही है? खुद का घर छोटा पड़ जाता है क्या लड़ने के लिए? ऊपर से मायरा भी आ गई। सारा और मायरा जैसे ही रूम के बाहर आई, विमला और शांति चीख चीख कर लड़ रही थी। ये देखकर दोनों चौंक गई। तुमने मेरी दीदी के बारे में क्या बोला? हाँ, वो जन्म जली ऐसा बोला? तुम मेरी छोड़ो, अपना बताओ। तुमने मेरी मैडम को क्या बोला? हर वक्त चिड़चिड़ करती रहती है। ए छोटी है, छोटी बनकर रहे, मेरे सामने ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो मैडम को बोलकर तुम्हें इस घर और नौकरी दोनों से निकलवाएगी। मेरी मैडम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तुम्हारे जैसी न जाने कितनी आती फिरती है। सारा और मायरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब क्या करना है इनका? दीदी इनका तो रोज का ही हो गया है, अपनी लड़ाई कम करती हैं, हम दोनों का नाम बीच में ज्यादा घसीटती है। तुम सही कह रही हो, आज तक हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई। जब से ये दोनों इस घर में आई है, तुमसे मेरे बारे में, मुझसे तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। हाँ भाभी, मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत थी तो आप मुझसे कहती, अपनी काम वाली से क्यों कहा? अरे मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है। सच कहूं तो ये दोनों ही हमारे घर को अखाड़ा समझ रही है। पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इनका भी एक उपाय है। क्या उपाय है भाभी? तुम बस देखती जाओ। फिर मायरा शांति और विमला को आवाज लगाते हुए बोली, शांति, विमला इधर आओ। दोनों मुंह बनाते हुए मायरा और सारा के पास आई। शांति और विमला, आज से तुम दोनों अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। आज के बाद तुम दोनों को ही काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही है मैडम? मैंने क्या किया? मैं तो बस आपका भला चाह रही थी। तुमको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। शांति और विमला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ये तो बाजी उन पे ही उल्टी पड़ गई थी, पर अब उन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों अपना अपना सब मुंह लेके अपने अपने घर चली गई। देख कांजी, कांजी नाम नहीं है भैया मेरा, मांझी है। कितनी बार बताऊं, रिश्ता करवाने वाला मांझी। अरे वही कांजी मांझी। देख तुझे ना मेरा एक काम करना है, अब सौरव की नैया को यही माझी पार करवा सकता है। अब तक 250 शादियां करवा चुका हूं मैं, फिर आप में क्या कमी है जो बाप नहीं बन सकते? उन लोगों का भी सहरा सजवा दिया मांझी ने, तो फिर आप किस खेत के मूली है? आप में क्या डिफॉल्ट है? लड़की कैसी चाहिए, खानदान कैसे हो, सारी चीज एक पेपर पर लिख कर दे दीजिए, हुब्बहू कॉपी लड़की ला कर खड़ा कर दूंगा आपके सामने। अबे चालू चैप्टर, अपना ये भोंपू बंद कर और मेरी बात सुन। ये पकड़ 51,000 रुपए, जो तू शादी के बाद लेता है ना, वो तुझे शादी के पहले दे रहा हूँ। मिल गए पैसे? अब मेरे लिए नेहा का रिश्ता लेकर आ तू। नेहा कौन है, कहाँ रहती है, सब मैं तुझे बता दूंगा। तुझे बस ये करना है कि नेहा की फोटो बायोडेटा मेरे घर लेकर आना है, और बातों बातों में उसकी इतनी तारीफ करनी है कि मेरी माँ नेहा के घर वालों से मेरा रिश्ता करने के लिए राजी हो जाए। अच्छा, प्रेम विवाह को अरेंज करना चाहते हैं, यह बोले ना सौरभ भैया, पर उसके पैसे तो अलग से लगेंगे।
50 और ले ले भाई, पर तुम मेरी शादी नेहा से करवा दे बस। उसकी फिक्र आप मत कीजिए भैया। वो मोहल्ले में जो गुजराती के घर में मराठी बहू नहीं आई, वो भी तो मेरी सेटिंग है। ये माँ जी रिश्ते वाले की गारंटी है। नेहा भाभी तो आपकी दुल्हनिया ही बनेगी। 8-10 लड़कियों की फोटो और बायोडेटा लेकर मांझी पहुंच जाता है सौरव के घर। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम नहीं, अब रिश्ते बताना शुरू कर। इसी लगन में निपटा दूंगी इस लड़के को मैं। सोचता है माँ को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही तो ये रिश्ते के लिए मना नहीं कर रहा होगा। जरूर कोई पुराना प्यार आड़े आ रहा होगा। पर यह सुषमा अपने बेटे की पसंद की लड़की इस घर में नहीं आने देगी। अरे भाई, जिस लड़के के अंडरवेयर बनियान मेरी पसंद से आए हो, वो लड़की अपनी पसंद की कैसे ले आएगा? बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने। और इसीलिए शहर के बेस्ट से भी बेस्ट 10 लड़कियों को छांट कर लाया हूं मैं। इसमें से किसी पर भी आप हाथ रख दीजिए, कोई भी आपका सर झुकने नहीं देगी। अब ऐसी भी कोई लड़की मत ले आना सुषमा जी, जिसके सर से पल्लू ही ना हटे। आप क्या समझते हैं मैं किसी गांव की देहाती लड़की को ले आऊंगी अपने बेटे के लिए? बिल्कुल नहीं। जॉब करने वाली लड़की आएगी, जो मन चाहेगा पहनेगी, जैसे मन चाहेगा रहेगी, पर लड़की मेरे मन की होनी चाहिए बस। अच्छा वाह, नेहा जी का 2 बायोडेटा बना कर लिया था। एक कामकाजी प्रोफाइल और एक हाउसवाइफ प्रोफाइल। फिर तो आप आंख मूंद करना नेहा जी के परिवार से मिल लीजिए चाचा जी। कामकाजी लड़की है, 60-70 हज़ार की सैलरी है और रहन सहन भी अच्छा है, घर वाले भी अच्छा है। और कुछ देर सोच विचार करने के बाद सुषमा नेहा के घर वालों से मिलने के लिए राजी हो जाती है और पहुंच जाता है सौरव अपने परिवार के साथ नेहा के घर। ये सोया चाप, ये आलू भुजिया, ये पापड़ी चाट, ये सब कुछ नेहा ने ही बनाया है बहन जी। कई रिश्ते संबंध करवाए मैंने, पर किसी के घर की लड़की ये चाट ये भुजिया नहीं परोसती मेहमानों को। बिल्कुल सही कहा अंकल जी आपने, पर इसके पीछे कारण है। एक्चुअली अचानक ही आप लोगों के आने का प्लान बन गया। मुझे सीधा ऑफिस के बीच से ही आना पड़ा, तो पापड़ी खरीद कर लेती आई और चाट बना दिया। बाकी ये जो भुजिया है, ये 4-5 दिन पहले मेरे पापा जब बाहर शहर जा रहे थे तो उनके लिए मैंने घर पर बनाए थे। और सोया चाप तो फ्रेश दिखे रहे होंगे आपको। अब इतना सब कुछ ऑयली था तो कुछ हेल्दी देना भी तो बनता था। चाहती तो मम्मी से सारा खाना बनवा कर किसी भी आम लड़की की तरह मैं ये कह देती कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, पर मैं झूठ से किसी रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती। बस 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 बेटा जी, मुझे जो सुनना था सुन लिया। अब सौरभ को तुम पसंद आओ कि ना हो, मुझे पसंद आ चुकी हो। सौरभ, तेरी शादी नेहा से ही होगी, समझा? लड़के से बात तक नहीं करने दी तुमने मुझे मम्मी, और ये कह रही हो? ठीक है बाबा, जो करना है करो। सौरभ के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो जो चाहता था वो तो हो गया था। उसका रिश्ता नेहा से पक्का हो चुका था। बारात लेकर सौरभ नेहा के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपने घर ले आता है। 1 हफ्ते तो सब कुछ अच्छी तरह चलता है। 1 हफ्ते के बाद, उठो ना सौरभ, देखो ना बॉस का मेल आया है। 3 दिन की छुट्टी को 1 हफ्ते का कर दिया। अगर आज मैं ऑफिस नहीं गई तो बॉस मुझे काम से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ऑफिस आओ। 70,000 की बात है भाई, कोई छोटा अमाउंट नहीं कमाती हो तुम। और तैयार होकर किसी से बिना कुछ कहे नेहा सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे बहू, आज नाश्ता नहीं तैयार किया क्या? क्या बात है, उठी नहीं है अभी तक? बहू तो अभी बाहर निकली थी कुछ देर पहले। अब पापा वो ऑफिस गई है, बहुत दिन छुट्टी मार ली ना उसने, तो अब ऑफिस से प्रेशर आ रहा था। अरे तो हम कब कह रहे कि काम मत करो? वो तो बेकार में ही 4 दिन से घर पर बैठी थी। आराम से नाश्ता बनाकर भी तो जा सकती थी ऑफिस। मेरी तरफ से 10:30 बजे निकलना नहीं होता मम्मी, 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है। वो कब उठकर नाश्ता बनाएगी और कब ऑफिस निकलेगी? यहाँ ट्रैफिक भी तो कितनी होती है। 1 हफ्ते में ही पल्लू में बन गया ना नेहा के तू। आने दे, रात को बात करती हूँ उससे। रात को नेहा जैसे ही ऑफिस से आती है, उसकी सास सीधा उसे रसोई का रास्ता दिखाती है। ये काम छोड़ छाड़ कर तुम ऑफिस निकलोगी बहू, तो खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने बेटे को मंडप पर बिठाया था, उसी दिन रसोई का त्याग कर दिया था। सुबह से भूखे हैं सब, बना दो कुछ। किसी ने कुछ नहीं कहा? ओ माय गॉड, अभी खाना बनाती हूँ मम्मी जी। थकी हारी नेहा फौरन रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। रात को 2 बजे सोकर नेहा को 4 बजे उठना ही पड़ता है। फिर सभी को नाश्ता, दोपहर का खाना बनाना, अपना और सौरभ का टिफिन बनाना, नहाना धोना और 7 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना।
शादी के बाद तो बेचारी नेहा की बैंड बज चुकी थी। पूरे दिन में मुश्किल से उसे 2 घंटे ही सोने को मिल रहे थे, जिसके कारण 10-12 दिन में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। हो गई ना तबीयत खराब? अरे क्यों लेना है तुम्हें इतना बर्डन खुद पर नेहा? पर पापा जी और मम्मी जी इस तरह भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सौरभ। और मुझे क्या पता था कि मुझे रास्ते में चक्कर आ जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं कुक रख रहा हूँ। और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मम्मी, क्योंकि अब या तो नेहा घर का काम कर सकती है या ऑफिस का। अब वो अगर सिर्फ घर का काम करेगी तो जिस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं वो अकेले मुझसे मेंटेन नहीं होंगे। हाँ, तो मैंने कब कहा कि बहू का काम छुड़वा दे? बेटा तू एक काम कर, अगर सौरभ को कुक लाना ठीक लगता है तो कुक आ जाने दे। और अपनी प्यारी नेहा के लिए सौरभ घर पर एक कुक ले आता है। मनोरंजन, ये कैसा नाम है भला? मेरे हाथ के खाने को खाने के बाद अगर आपका मनोरंजन नहीं हुआ तो मेरा नाम मनोरंजन नहीं अंकल जी। जिन लोगों को टीवी देखकर खाने की आदत है ना, उनकी ये आदत भी छूट जाती है मेरे बनाए स्वादिष्ट खाने को खाने के बाद। ये तो बहुत बढ़िया है भैया, क्योंकि मेरी सास को टीवी देखकर खाने की आदत है। अगर उनका टीवी देखना छूट जाएगा तो अच्छी खासी बिजली बच जाएगी। हाँ हाँ, जैसे सारा बिल तो मेरा टीवी देखने से आ रहा है। अब इस मनोरंजन के हाथ का पहला खाना खाकर डेमो तो ले ले। और मनोरंजन बनाता है नेहा के ससुराल में अपनी पहली रसोई। नान, आलू दम, पनीर बटर मसाला और रायता, इतना सब कुछ वो भी आधे घंटे में? आधा घंटा कम होता है क्या बहू? मेरी माँ तो आधे घंटे में 100 लोगों का खाना बना देती थी। अब खाकर पता चलेगा कि स्वाद कैसा है, कच्चा या पक्का ही खाना ला कर रख दिया इसने। और जैसे ही सभी मनोरंजन के हाथ का खाना खाते हैं, सभी का मूड फ्रेश हो जाता है। खाना तो काफ़ी अच्छा बनाया तुमने, इतना टेस्टी कि मन कर रहा है और खाऊं। और उसके बाद भी पेट भारी नहीं लग रहा, मतलब एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है, घर का खाना ही लग रहा है। पर फिर भी अलग फ्लेवर है, मज़ा आ गया मनोरंजन। अब तो हमारे घर में तुम ही खाना बनाओगे। चित्तरंजन से आया ये मनोरंजन कब तक यहाँ रह पाएगा भैया? 4-6 महीने के बाद आप लोग फिर मुझे काम से निकाल दोगे। फिर ऑफ सीजन में काम मिलता भी नहीं, इसीलिए मैं पर डे के बेसिस पर ही काम करूँगा। बॉन्ड पेपर पर साइन करके दे दे क्या कि अब तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है? कोई नहीं निकालेगा तुम्हें काम से। कम 5-10 साल के लिए तो तुम हमारे साथ ही रहोगे। और एक ही दिन में मनोरंजन सारे काम को ऐसे सीख जाता है मानो वो प्रो हो। सुबह 8 बजे आकर सभी का नाश्ता बनाना, सौरभ का टिफिन देना। तुमने मेरे लिए टिफिन भी बना दिया मनोरंजन। पैसे लूंगा तो काम आधा तो नहीं करूंगा ना भैया, मेरा काम हमेशा 1 नंबर का होता है। आपके टिफिन में सब्जी, सलाद, दाल, चावल, रोटी सब कुछ रख दिया है मैंने। अब दोपहर का गर्मा गर्म खाना तो आप खा नहीं पाएंगे, इसीलिए टिफिन में ही दोपहर के खाने का स्वाद भर दिया है। अच्छे लड़के को लेकर आया है तू सौरभ, तेरी भी चिंता कर रहा है। वैसे नाश्ते में क्या बना रहा है मनोरंजन? आलू मेथी की सब्जी और मटर के पराठे, साथ में धनिया की चटनी। बस फिर हो गया मूड फ्रेश। सही है, खाना लगा। नाश्ता कर सौरभ अपने ऑफिस चला जाता है। अमृत दुकान और सुषमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। चलो सब सोने चले गए, अब मेरे पास वक्त ही वक्त है तो ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। अपने फ़ोन पर मनोरंजन ओपन करता है स्विगी और जोमेटो ऐप और ऑर्डर लेना शुरू करता है। हाँ भाई हाँ, सही सुना आपने। मनोरंजन चला रहा था नेहा के घर से अपना खुद का क्लाउड किचन। अरे मनोरंजन भाई, ये तेरा स्विगी का अकाउंट काम नहीं कर रहा क्या? पिछले 1 हफ्ते से 10 बार ऑर्डर डाल चुका हूँ, हमेशा क्लोज बताता है। अरे हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा स्टाफ ज़रा छुट्टी पर था, पर अब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोया चाप की डिलीवरी करवा दो 10 प्लेट। और नेहा की रसोई के राशन से ही मनोरंजन बनाता है सोया चाप और खिड़की से डिलीवरी बॉय को ऑर्डर का खाना हैंड ओवर कर देता है। इसी तरह मनोरंजन का क्लाउड किचन सोया चाप का काम चलता रहता है। दिन बीत रहे थे। 1 महीने के बाद इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? महीने की 10 तारीख को तो राशन डलवाया था सौरभ ने, अभी तो 20 दिन मुश्किल से हुआ है। यही बात जब तू रसोई में थी और मैं कहती थी तो सबको बुरी लगती थी। अब ये बेचारा मनोरंजन अच्छे से काम कर रहा है तो भी तुझे तकलीफ हो रही है। मम्मी जी, जब मैं खाना बना रही थी तो मैं अपना टिफ़िन भी तो लेकर जा रही थी। अभी तो मनोरंजन 8 बजे आता है, टिफ़िन कहाँ मिलता है मुझे? उस हिसाब से राशन तो और चलना चाहिए ना। कोई गलती हो गई क्या मैडम जी? मैंने कहा था आप लोग मुझे काम से निकाल देंगे, अब कहाँ जाऊंगा मैं, बताइए। अरे भाई, तू रोने क्यों लग जाता है? कोई नहीं निकाल रहा है तुझे। क्या नेहा, तुम भी कुछ भी बोलती हो। देख नहीं रही क्या,
कि मनोरंजन के हाथ का खाना इतना टेस्टी होता है कि सब 2-4 रोटियां ज़्यादा ही खाते हैं। तो राशन ख़त्म हो गया होगा। और राशन के ऊपर ना कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, जितना लगना होता है लग जाता है। रात के वक्त जैसे ही मनोरंजन सभी को डिनर सर्व करने के बाद घर से निकलता है, उसे सोया चाप का ऑर्डर आता है। ये भगवान, लोगों को कितनी बार बोला है कि 8 बजे के बाद ऑर्डर मत दिया करो। ऑनलाइन स्टोर क्लोज कर दिया तो डायरेक्ट फोन पर मैसेज करके ऑर्डर भेज रहे। पर ये तो काफी बड़ा ऑर्डर है और नया भी है, इसे छोड़ नहीं सकता। पर कैसे करूँ कुकिंग और कहाँ पर करूँ कुकिंग? मनोरंजन वापस लौटता है और सभी से कहता है, आज सुबह जब नेहा भाभी ने कहा कि उन्हें टिफिन नहीं मिलती तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा। ऐसे हर रोज भाभी नाश्ता स्किप करेगी तो कमजोर हो जाएगी भैया। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे भी यहाँ मेरा कोई है नहीं, तो मैं आपके घर पर रह सकता हूँ क्या? यही रसोई में जमीन पर सो जाऊंगा। उससे क्या होगा कि अगर कोई सुबह जल्दी भी उठेगा तो मैं उसे भी चाय नाश्ता दे दूंगा ना। हाँ बेटा, तू एकदम यहाँ रुक जा, क्योंकि ऐसे भी सुबह 5 बजे मुझे चाय की तलब लगती है, पर कोई उठा ही नहीं होता तो मेरा पेट भी ना साफ नहीं होता, और ना इतना मोटा पेट नहीं था मेरा। अब मनोरंजन अपना सारा सामान लेकर नेहा के घर ही शिफ्ट हो जाता है। रविवार की सुबह, एक संडे ही तो होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। चलो ना कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं सौरव। अब पैसे वेस्ट नहीं हो रहे बहू, टीवी से तो बिल बढ़ रहा था ना। रंजन के होते हुए बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है नेहा, वो बना देगा। मनोरंजन कहाँ कुछ अलग अलग बना पाता है, वो तो बेचारा बस घर का नॉर्मल खाना बनाता है। मुझे सोया चाप खानी है। आज तक कब बनाई मनोरंजन ने चाप? उसे आता होता तो बनाता ना। वो भी ऐसी वैसी चाप नहीं खानी मुझे, क्लाउड किचन की चाप खानी है। अभी कल ही मेरे ऑफिस के बॉस ने 10 प्लेट सोया चाप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। आहा क्या स्वाद था, कसम से मज़ा आ गया। ऐसा सोया चाप मैंने कभी खाया ही नहीं, वर्ल्ड बेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन चाप भी मिलती है, मुझे तो पता ही नहीं था नेहा भाभी। ऑनलाइन पूरा का पूरा इंसान मिल जाता है मनोरंजन, तो चाप किस खेत की मूली है। अब मेरी मैडम को खाना है तो ऑर्डर तो करना पड़ेगा। सौरव करता है ऑर्डर सोया चाप, जो कि उसी के किचन में बनते हैं, और हमेशा की तरह खिड़की से डिलीवरी बॉय को चाप पैक करके मनोरंजन पकड़ा देता है। खिड़की से दरवाजे तक पहुंचने में वक्त ही कितना लगता, 2 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाती है और पूरा परिवार एक साथ चाप खाता है। अरे तू क्यों रसोई में घुसा बैठा है मनोरंजन, तू भी आ और खा कर देख इस चाप को। चाप तो सच में बहुत अच्छी है, तो बना लेगा क्या ऐसी चाप मनोरंजन? देख तो। आप लोगों को सच में चाप इतनी अच्छी लगी? ठीक है, फिर अगली बार मैं बना कर खिलाता हूँ। अब वो चाप थी तो मनोरंजन के हाथ की। वो अपने घर वालों को खुश करने के लिए और टेस्टी चाप बना देता है। ये तुमने बनाया है मनोरंजन? बिल्कुल वही स्वाद, इवन उससे भी बेटर। मैं नहीं मानती, तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किए ना? अरे मेरे सामने बनाया है बच्चे ने, तुम बेकार में इस पर इल्जाम मत लगाया करो। घूम फिर कर तुम इसी के पीछे पड़ जाती हो। चला जाएगा ना तब समझोगी। पर बिल्कुल वही स्वाद, ये कैसे हो सकता है? नेहा को ज़रा डाउट होता है और वो अगले दिन से ही मनोरंजन की हरकतों पर नज़र रखने लगती है। और इत्तेफाक से एक रात ऑफिस से आते वक्त वो अपनी रसोई की खिड़की पर एक डिलीवरी बॉय को खड़ा देखती है। हमारे घर पर ये डिलीवरी बॉय क्या देने आया है? और खिड़की से डिलीवरी कौन ले रहा है? दरवाज़ा तो है। नेहा घर पर जाती है, पर हॉल में ना तो कोई था, सारे अपने अपने कमरे में थे, पर रसोई में था मनोरंजन। यहाँ सोया चाप बना रहे हो तुम, और बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? और ये फूड पैकिंग का सामान हमारे किचन में क्या कर रहा है? कोई नहीं आता रसोई में तो तुम ये सब करोगे? तुम पर भरोसा किया हमने और पूरी रसोई तुम्हारे हाथों सौंप दी, उसका ये सिला दिया तुमने। सौरव, मम्मी जी, पापा जी, यहाँ आइए। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही है? आप घर पर रहती है ना मम्मी जी, आपको तो नजर रखना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है, हमारे किचन से कहीं कोई चोरी तो नहीं करता। कोई गलत काम नहीं किया भाभी मैंने। वो क्या है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं, पर खुद का काम करने का बड़ा मन था मेरा, इसलिए मैं लोगों के घर पर खाना बनाने लगा और उन्हीं के रसोई से क्लाउड किचन का काम चलाने लगा। पर वही हर बार पकड़ा जाता। आप लोगों का राशन ज़रूर इस्तेमाल किया मैंने, पर उसके अलावा और कोई ठगी नहीं की, माँ कसम। आप लोगों को अपने परिवार जैसा माना है मनोरंजन ने। आप मेरा पगार काट लीजिए और जितने दिन मुझसे फ्री में काम करना है करवा लीजिए, अपने पैसे वसूल कर लीजिए, पर प्लीज़ पुलिस के हवाले मत करिएगा। अरे रुको रुको रुको, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। तुम हमारे किचन को इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें उसके बदले में हमें रेंट देना होगा।
पूरे 15,000 रुपये, जो कि तुम्हारी पगार है। बाकी तुम आराम से हमारे किचन से अपने क्लाउड किचन का काम कर सकते हो। जो पैसे आएंगे उससे राशन सब्जियां खरीदना और आराम से यहाँ डिलीवरी देना। शुक्रिया भैया। और ऐसे सरों को मुफ्त का कुक मिल जाता है। दुनिया में आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो फेंकने में माहिर होते हैं, और उस सब में फेंकने में प्रिया के परिवार वाले जरा 20 ही थे और प्रिया 21। आज प्रिया को देखने लड़के वाले आए हुए थे। ये डाइनिंग टेबल तो आपका बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ये तो आपके भाई साहब मुंबई से लाए थे। इसे मुंबई से ट्रांसपोर्ट करवाया आपने? ये पीस तो यहीं पास वाले फर्नीचर शॉप पर भी मिल जाता है, दुकान के बाहर ठीक वही तो पीस लगी हुई है। जी बिल्कुल ठीक समझे आप भाई साहब, ये वही पीस है। हमारी देखा देखी ही तो दुकानदार ने मंगवाया है। उसने हमसे होलसेलर का एड्रेस पूछा, हमने बता दिया। भाई किसी का भला हो जाए तो हमें क्या। हाँ, फिर तो वो घड़ी भी बाहर की होगी। अरे जी छोड़िए ना इन बातों को, आप प्रिया को बुलाइए, हम तो उससे मिलने आए हैं। अपने होने वाली पत्नी से मिलने के लिए बेताब प्रेम कमरे के दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठा था। तभी अंदर से प्रिया हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। अंकल आंटी को नाश्ता दो बेटा। सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। ये पकौड़ियाँ बाहर से मंगवाइए बेटा। अरे नहीं आप भी क्या, हमारे घर पर कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारी प्रिया ही बनाती है। वो तो हम एक बार कोलकाता गए थे ना, वहीं से ये पकौड़े बनाने सीखे। अभी तो आपने प्रिया के हाथ का खाना नहीं खाया, दीवाने ना हो गए आप तो कहिएगा। बेटा उसी बर्तन में खाना लगाना जिन्हें हम नैनीताल से लेकर आए थे। शौक भाभी जी शौक। और प्रिया किचन में जाकर डिशेस लाना शुरू करती है। नान, दाल, चावल, पालक पनीर, डोसा, एक एक करके प्रिया डिशेस पे डिशेस लाती जाती है। मम्मी मैं कहता हूँ रिश्ता फाइनल कर दो ना। हाँ भाई करिए दो। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगर आपको प्रेम से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं समदन जी, हमने सब देख लिया सुन लिया, हमारी तरफ से डन डना डन 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 है। प्रिया के परिवार वाले जो चाहते थे वो हो गया और प्रिया से प्रेम की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्रिया प्रेम के घर आती है। आज प्रिया की पहली रसोई थी और उसके हाथ से खाने के दीवाने सुबह सुबह ही उठकर मेन्यू डिसाइड करने लगते हैं। मुझे तो लगता है बहू प्रेम की पसंद का खाना बनाएगी, क्या ममता जी? अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे जो समझ में आए बना दे, मुझे तो बस खाने को मिल जाए। पर मेरा ना राजमा खाने का मन कर रहा है। तभी वहाँ प्रिया आती है और कहती है, फिर तो आज राजमा ही बनेगा पापा जी। मैं ना एक बार लंदन गई थी, वहाँ पर सब नाश्ते में राजमा खा रहे थे। पर आपको कहाँ पता होगा, आप तो फॉरेन नहीं गए होंगे ना। कोई बात नहीं, इंडिया में ही मैं आपको लंदन का स्वाद चखाती हूँ। और प्रिया सभी के लिए बनाती है सूखे राजमा और बाजरे की खिचड़ी, और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे भूख से तिल मिला रहे अपने ससुराल वालों को प्रिया यही परोस देती है। ये क्या है बहू, सूखे राजमे और ये? इस मौसम में बाजरा, इससे तो हाजमा बिगड़ जाएगा बहू। पर ये डिश है क्या? ये मैंने बनाई है, सूखो राजमो विद बाजरो। हैं? ये क्या चीज़ है? ये लंदन की एक डिश है, बहुत ही फेमस है। जैसे कि यहाँ पर दाल चावल है ना, वैसे ही वहाँ पर सूखो राजमो विद बाजरो फेमस है। इतनी बार लंदन जा चुकी हूँ मैं कि जब भी मुझे कोई राजमा बनाने के लिए बोलता है तो मैं यही बना देती हूँ। इंटरनेशनल डिश है मम्मी जी, खाइए ना और अपनी फ्रेंड्स को भी बताइएगा। अब बेचारे प्रिया के ससुराल वाले करते भी क्या, जैसे तैसे इस इंटरनेशनल डिश को खा लेते हैं। दोपहर के वक्त रिस्क ना लेते हुए ममता पहले ही अपनी बहू के पास जाकर कहती है, शादी में ना 4-5 दिन से सभी ने इतना भारी खाना खाया है बेटा कि अब पेट को ना ज़रा आराम देने की ज़रूरत है, तो दोपहर में खिचड़ी बना ले, दाल चावल वाली। ठीक है मम्मी जी, उसमें क्या है। और प्रिया सभी के लिए खिचड़ी बनाती है, पर अपनी आदत से मजबूर खाने में नया नया एक्सपेरिमेंट करने वाली प्रिया खिचड़ी में घी की जगह डालती है शहद। ये तो बहुत ही ज़्यादा शहद डाल दिया मैंने, अब क्या करूं। इससे भी कोई फॉरेन की डिश बताकर परोस दूंगी और क्या। और खिचड़ी को एक प्लेट पर पिज्ज़ा की तरह सजाकर प्रिया बाहर टेबल पर ले आती है। ये है आपके लिए हनी राइस लेंटिल्स केक। राइस मतलब चावल, लेंटिल्स मतलब दाल, मतलब ये खिचड़ी है। चलो बहू ने खिचड़ी बनाई है, मैं तो डर ही गई थी।
नहीं नहीं मम्मी जी, ये ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है, रुकिए मैं सर्व करती हूँ। और पिज्ज़ा की तरह प्रिया खिचड़ी को भी काट कर सबको सर्व करती है और मीठी खिचड़ी खाकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। ये क्या बनाया है बहू तूने? ये ना एक इटालियन डिश है पापा जी, ये बहुत ही हेल्दी होती है। हाँ, आप लोगों ने खाया नहीं ना तो आपको पता नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि घर की खिचड़ी खिलाऊंगी। यह है खिचड़ी? लगता है किसी ने खिचड़ी के साथ जलेबी दे दी हो। क्या कहा पापा जी ने? आपको खिचड़ी और जलेबी? अगली बार मैं ज़रूर ट्राई कर सकती हूँ। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट वाले को मेरा ये बनाया कॉम्बिनेशन पसंद आ जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर रोज़ प्रिया अपने ससुराल वालों को अजीबोगरीब खाना खिलाती जाती। एक दिन ममता की सहेलियाँ किटी पार्टी पर उसके घर आने वाली थी। जब हम बहू को देखने गए थे तब उसने पकौड़ियाँ बनाई थी। आज भी उसे वही पकौड़ियाँ बनाने को कहती हूँ। और ममता प्रिया को उसकी सहेलियों के लिए नाश्ते की तैयारी करने को कह देती है, जिसमें प्रिया हामी भर देती है। पर जैसे ही उसकी सहेलियाँ आती हैं, उनके सामने परोसे जाते हैं साबूदाना की पकौड़े। स्वादिष्ट पकौड़े बोलकर ये क्या थमा दिया तूने हमें ममता? ये कौन से जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? हमें नहीं खाना भैया खाना। वही ना आंटी जी, कभी आप घर से बाहर निकले तो आपको पता चले ना ये पकौड़े बाली के हैं। मैंने सोचा कि आपकी किस्मत में बाली जाना तो है नहीं, तो कम से कम आप बाली के डिशेस से ट्राई कर लें। पर आपकी किस्मत में तो वो भी नहीं है। एक तो ऐसा खाना देती है, ऊपर से बातें भी सुनाती है। हमें तेरे घर कोई पार्टी नहीं करनी ममता, चलो बहन सब। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर रोज़ खाने के वक्त ममता के परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी बैंगन के पराठे, कभी मूली की चटनी, सूखे रायते, ऐसी न जाने कितनी ही डिशेस प्रेम के परिवार को परोसी जाती। और ऐसे ही एक दिन ममता अपनी बहू से कहती है, इतने दिन से हमने बुरे मन से तेरे बनाए इंटरनेशनल फूड खाए बेटा, पर आज ना उस खाने को समझने वाला असली आदमी आने वाला है। मेरा भाई रोनित, ये ना आज ही कनाडा से लौट रहा है। उसके लिए कनाडा का खाना बना देना बहू। तो पूरी दुनिया घूम चुकी है ना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सब तैयार रहेगा। एक बार मामा जी को आने तो दीजिए। और सूट बूट पहने रोनित अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां उसे ममता अपनी बहू की स्पेशलिटी बताती है। अरे वाह बहू, तू लंदन, पेरिस, कोरिया, न्यूयॉर्क सारी जगह घूम चुकी है और हर जगह का खाना बनाना भी आता है तुझे। तब तो तू मेरे लिए कनाडा का स्पेशल फूड बना दे। तू तो जानती ही होगी वहाँ जो भिंडी बनती है। अरे हाँ हाँ मामा जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा तो हर हफ्ते जाने वाली जगह थी मेरे लिए। वो तो इस घर में शादी हो गई और दुर्दशा हो गई मेरी। आप ही सोचिए, जिस लड़की ने पूरी दुनिया घूमी है उसे हनीमून पर मम्मी जी गोवा भेज रही थी। प्रिया किचन में जाती है और अपने मामा ससुर के लिए तरी वाली भिंडी बनाकर लाती है। ये लीजिए मामा जी, कनाडा की स्पेशल तरी लेडी फिंगर। कनाडा में लोग ऐसी भिंडी खा लेते? गीली? बाप रे बाप। अच्छा बहू, जरा ये तो बता कि ये मैप में कनाडा पड़ता कहाँ है? कनाडा बताती हूँ ना मामा जी। भारत के नक्शे में कनाडा बताती हूँ मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ बहू। अरे मेरा मतलब यही था, भारत के ऊपर वो कौन सा देश पड़ता है? श्रीलंका? हाँ वही श्रीलंका है ना, कनाडा वही है पास में। ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बता बहू। श्रीलंका के बाजू में है कनाडा, फाइनल। और तुम्हारा कहना है कि तुम कनाडा गई हो? बहू खाना नहीं बनाती है बहन, ये तुम सबको बनाती है। कनाडा में ऐसी तरी वाली भिंडी कहीं नहीं बनती। क्या? तो इतने दिन से बहू हमें जो खिला रही है विदेश का खाना कहकर, वो सब झूठ था? मुझे तो पहले ही शक था। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे बहू ने, और शादी के बाद न जाने क्या हो गया इसे। वो खाना मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो मेरी मम्मी ने बनाया था पापा जी। मैं तो बस लाकर सर्व कर रही थी। पर शादी के बाद मैंने जो भी बनाया है वो सब खुद बनाया है। हाँ, उसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। इसकी क्रेडिट कोई लेना भी नहीं चाहेगा प्रिया। अब से तुम हमें माफ करो, खाना बनाने के लिए हम कुक रख लेंगे। तुम देश भ्रमण करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। और प्रिया का झूठ और फेंकने की आदत सभी के सामने आ जाती है और प्रिया के बनाए खाने से बचने के लिए प्रेम अपने घर पर एक कुक रख लेता है, जो पहले ही दिन उन्हें परोसती है तरी वाली भिंडी। नहीं,
सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन क्या हो जब कोई लड़की शादी ही सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए करे तो? ये देखो दीदी, आपकी बेटी के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ते लाई हूँ, लेकिन ये रिश्ता बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग है। लेकिन क्यों? क्या अलग है? लड़के के पंख लगे हैं क्या? पंख लगे नहीं, कटे हैं समझो, लेकिन परिवार तो बहुत अमीर है। पंख कटे हैं मतलब क्या? और बाकी अमीर है तो रहने दे, कुछ नहीं सुनना आगे। हमें रिश्ता मंजूर है। लड़का कुछ करता नहीं, बेरोजगार है। मतलब लड़का बेरोजगार है? अरे तो फिर वो अमीर कैसे है? अरे खानदानी अमीर, बाकी बस इतना जानती हूँ कि लड़का अमीर घर से है। अब तुम बताओ, तुम्हें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? अरे हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। लड़का बड़े घर का है और मेरे लिए और इसके लिए इतना ही काफी है। तुम कल ही बुलवा लो उन्हें। माँ, आप फिर से रिश्ते देखने लग गई। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्यों? वैसे भी किसी बेरोजगार से तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो नौकरी करनी है। हाँ हाँ, बढ़िया ही नौकरी करने वाली। अरे जब वो लड़का खुद कुछ नहीं करता तो तू क्यों करेगी? अरे बैठ कर खाना महारानी बनकर। देख, एक बात ध्यान से सुन ले, ऐसे बड़े रिश्ते बार बार नहीं मिलते। माँ, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि तेरी शादी होगी तो होकर रहेगी। अगले दिन लड़के वाले सिमरन के घर आते हैं और लड़के वाले सिमरन और उसके पूरे परिवार से बात करते हैं। आपका बेटा हमें पसंद आया जी, हमारी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए, लेकिन हमारी तरफ से ना है। अरे पर क्यों, क्या हुआ? आपकी बातों से तो लग रहा था कि आपको सिमरन बहुत पसंद है। सच कहा, हमें सिमरन तो बहुत पसंद आई, लेकिन ना कहने की वजह कुछ और है। वजह ये है कि हमें एक नौकरी वाली बहू चाहिए। नौकरी वाली? ये तो बहुत अच्छा मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। चलो, मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हाँ, नौकरी करने वाली बहू। आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी नौकरी करने वाली बहू भी बनने को तैयार हूँ। लेकिन वो कैसे होगा? तुम तो नौकरी करती ही नहीं हो। आंटी जी, नौकरी तो मैं शादी के बाद करना भी शुरू कर सकती हूँ ना। बस आप ना ये शादी मत तोड़िए, इस शादी को होने दीजिए। सारी बातें करके लड़के वाले चले जाते हैं। क्या बात है, कल तक तो शादी के लिए मान नहीं रही थी और आज रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? क्योंकि अब यही लोग मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आपसे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। अच्छा, वो कैसे? बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ और उन्हें एक रोजगार बहू चाहिए। मैं उन्हीं के पैसों से आगे पढ़ूंगी और अफसर बनने का सपना भी पूरा करूंगी। तो तू ये शादी केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही है? और नहीं तो क्या, ये पागल से दिखने वाले बेरोजगार से प्यार हो गया है, समझो माँ। कुछ दिनों बाद सिमरन की शादी हो जाती है। कुछ ही साल में सिमरन अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी अफसर बन जाती है। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। माँ जी, मैं और चाय बनाऊंगी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? वैसे भी मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चाय बनाने के लिए तो नौकर रखे हैं ना। सोचना क्या है, पहले भी तो करती थी, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं एक अफसर हूँ और मुझे ये सारे काम शोभा नहीं देते। ये सारे काम तो आप लोगों को मेरे लिए करने चाहिए। ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? क्यों? मैं ऐसे क्यों बात नहीं कर सकती तुम्हारी माँ से? ऐसे बात करके मुझसे नौकरों की तरह काम करवाए वो ठीक है क्या? बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपने पति से? पति? कैसे पति है जो घर पे बेरोजगार पड़ा रहता है, और आप कैसी माँ हो जो इनको कुछ नहीं बोलती? ये तुम कैसी बात कर रही हो सिमरन? क्या तुम अब हम सबसे प्यार नहीं करती? अचानक से तुम्हारा ऐसा बर्ताव। वही तो, बहू हो तुम इस घर की, मेरा बेटा ब्याह कर लाया है तुम्हें, और तुम हमारी इस तरह से बेइज्जती कर रही हो। आपको लगता है कि मैंने ये शादी इसलिए करी क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने ये शादी अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए की। आपको लगता है
कि आपकी बेरोजगार बेटे से कोई शादी करना भी चाहेगा? इसकी हिम्मत तो देखो, हमें धोखा देके कितना गर्व महसूस कर रही है। लड़की, निकल जा तू मेरे घर से अभी, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ शांत हो जाइए, ये इस घर की बहू है, हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। सिमरन, तुम इस घर की बहू होने के नाते इस घर में जब तक रहना चाहो तब तक रह सकती हो। अरे ये क्या बोल रहा है? लगता है कि तू इस धोखेबाज के प्यार में पागल हो गया है। और ऐसे सिमरन अपने ससुराल में पति के साथ रहती है। लेकिन एक दिन, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे ऑफिस नहीं आना, क्यों आए फिर? फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम कुछ भूल गई थी, वो देने आया हूँ। ये तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम घर पर ही भूल गई थी और देर होने की वजह से सुबह खाकर भी नहीं निकली। वैसे तो तुम्हें अपने सारे काम याद रहते हैं, खाना कैसे भूल जाती हो? लो, इसे खा लेना, अब मैं चलता हूँ। शाम को, सर दर्द से इतना फटा जा रहा है। ये सर दर्द की दवाई कहाँ रख दी? यहीं तो रखी थी। तुम इसके लिए दवाई खाओगी तो भी ये सही नहीं होगा। ये सर दर्द कोई मामूली सर दर्द नहीं है। जो तुम काम के चक्कर में आराम भूल जाती हो ना, उसका दर्द है। ऐसे नहीं जाएगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हो? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरे सर पर जब तेल की मालिश करूंगी ना, तेरा सर दर्द दूर भाग जाएगा। और वैसे भी मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। जैसी भी है, तू मेरी बहू है। ये बोलकर सास बहू के सर पर मालिश करती है और उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। थैंक यू माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये भी मुझे खाना देने आए थे, आप भी मेरा ख्याल रख रही हैं। मैं कितनी बुरी हूँ जो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके बारे में ऐसा सोचा। जिस तरह तूने अपने फायदे के लिए ये शादी की, उसी तरह मैं भी ये शादी अपने फायदे के लिए ही करवा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा यानी तेरा पति एक बेरोजगार है, इसलिए मैं एक नौकरी करने वाली बहू लाना चाहती थी, ताकि दुनिया वाले मुझे और मेरे बेटे को ताने न मारे। तो सच तो ये है कि ना तेरी गलती है ना मेरी। फिर क्या था, अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद सिमरन को दुख होता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसलिए वो अपने पति और सास से माफी मांगती है और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। भाभी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। आप ऐसा करो, मेरे लिए ड्राई फ्रूट की खीर बना दो। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने एक बार भी खीर नहीं खाई। मैं तो खीर की खुशबू सूंघने को भी तरस गई हूँ। क्यों, तुझे नहीं बनानी आती है क्या? जब मन करे तब बनाकर खा लिया कर और अपने ससुराल वालों को भी खिलाया कर। इसमें क्या बड़ी बात है? भाभी, अगर बना ही सकती तो आपसे क्यों कहती मैं। अरे क्यों भाई, तुम्हारे ससुराल में दूध नहीं आता क्या? नहीं भाभी, आपको पता नहीं है, मेरे ससुराल में चावल ही नहीं आते। मेरी सास को चावल से सख्त चिढ़ है, इसलिए मेरे ससुराल में चावल नहीं बनते। अभी तो आप बस फटाफट खीर बना दो और शाम को स्पेशल बिरयानी बनाकर मुझे खिला देना। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। उनको ना खाना हो तो ना खाएं, लेकिन बहू को और घर के सारे लोगों को टॉर्चर करने का क्या मतलब है? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। चल तू परेशान मत हो, जितने दिन यहाँ है जितना मन करे उतना चावल खा। थैंक यू भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। एक आप ही हो जो मेरा दुख दर्द समझती हो। 3 महीने पहले ही मोना की शादी अतुल नाम के लड़के से हुई थी। ऐसे तो मोना अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, घर में सबकी लाडली थी, इसलिए उसके पापा मम्मी ने खूब ठोक बजाकर ये रिश्ता किया था। एक अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला अतुल दिखने में अच्छा था, अच्छी नौकरी भी करता था। शादी के समय तो रोमा के माँ बाप को यही लगा कि भाई हमारी बेटी तो ससुराल में राज करेगी। लेकिन 3 महीने बाद जब मोना सावन के महीने में अपने मायके रहने के लिए आती है, तब पता चलता है कि घर में हर चीज़ की सुख सुविधा है, लेकिन खाने पीने के नाम पर उनके यहाँ कई तरह की बंदिशें लगी हुई हैं। देखिए माँ जी, क्या सोचा था आपने कि हमारी बेटी ससुराल जाएगी तो राज करेगी? पैसे वाले लोग हैं, लड़का भी अच्छा मिल गया है। अब देखो बेचारी को 3 महीने से चावल खाने नहीं दिया। यह तो गलत बात है ना। अरे भाई, खाने की चीज़ है तो खाई जाएगी ना। कौन सा चावल खाने से बीमारियां हो जाती है जो इसके ससुराल वाले चावल नहीं खाने देते? अजीब सनकी टाइप के लोग हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ बेटा। चलो एक बार को पिज्ज़ा बर्गर ना खाते हो तो वो तो फिर भी चलता है कि सेहत को वो कोई फ़ायदा नहीं देती,
लेकिन चावल नहीं खाते, ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। और हम तो कह रहे हैं उनको ना खाना हो तो ना खाए, लेकिन बहू को ना खाने देना, ये तो सरासर गलत हुआ भाई। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ऐसा करती हूँ, इस बार मोना की विदाई में ना 10 किलो चावल भिजवा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे रोकती है हमारी लड़की को चावल खाने से। अरे मम्मी रहने दो ना, छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो। अब तुम ही सोचो ना, मैं यहाँ से 10 किलो चावल लेकर जाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने अपने मायके में जाकर उन लोगों की शिकायत की है और इसीलिए आपने मेरे साथ चावल भिजवाया है। नई नई शादी है, क्या फ़ायदा है बात को खींचने से। और मैं आऊँगी ना मायके में तो आप लोगों के हाथ से बनवा कर खा लिया करूँगी। अरे टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी आप। देख ले सुचित्रा, 3 महीने में कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। 3 महीने पहले तक खाने के नाम पे कैसे मचलती थी, और अब छोटी छोटी चीज़ों पर अपना मन मारना सीख गई है। ठीक ही कहते हैं लोग, 7 फेरे पड़ने के बाद लड़कियां सयानी हो जाती हैं। देख अपने आप दुनियादारी सीख गई। ठीक कह रही हैं मम्मी जी आप। मोना तू ना टेंशन मत ले, मैं अब भी तेरे लिए फटाफट से खीर बना देती हूँ। और किशमिश बादाम वाली पसंद है ना तुझे, ढेर सारे मेवे भी डालूंगी, खूब जी भर कर खाना। भाभी की बात सुनकर मोना जाकर उनके गले से लिपट जाती है। मोना को मायके आए हुए लगभग 4-5 दिन हो गए थे और इन 5 दिनों में लगभग हर रोज़ ही उसने भाभी से अपनी पसंद की चीज़ बनवा कर खाई थी। कभी मटर पुलाव खाने की डिमांड करती, तो कभी वेजिटेबल बिरयानी, तो कभी कहती खीर बनाकर खिला दो, तो कभी कढ़ी चावल। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, भाभी आज नाश्ते में क्या बनाओगी। सोच रही हूँ दलिया बना दूँ, जल्दी से बन जाएगा। फिर लंच में तो छोले चावल बनाने ही है ना। नहीं भाभी, दलिया कौन खाएगा। आप ऐसा करो ना प्लीज़, आज आलू के पराठे बना लो। अब मैं क्या बताऊँ आपको अपना दुख, मेरे ससुराल वाले तो पराठे भी नहीं बनाकर खाने देते। एक बार मैंने कोशिश करी थी पराठे बनाने की, अरे उसमें इतनी बातें सुनने को मिल गई कि मैंने फिर कभी दोबारा कोशिश ही नहीं करी। सच में मेरी तो शादी क्या हो गई, मैं अपने मन का खाना खाने को भी तरस गई हूँ। ना कभी किसी से मिठाई लाने के लिए बोल सकती हूँ, ना वहाँ पर कोई पराठे खाता है, ना चावल। अरे भूख हड़ताल में रहते हैं क्या तुम्हारे ससुराल वाले। दिखने में तो इतने अच्छे हट्टे कट्टे नजर आते हैं सारे के सारे। जब हर चीज त्याग ही रखी है तो खाते क्या है, हवा पानी पर जिंदा है क्या सबके सब। सच में अब तो ना मुझे सुन सुनकर गुस्सा आने लगा है। रोटी में घी नहीं लगाने देते, पराठे नहीं खाने देते, चावल नहीं खाने देते, पुलाव नहीं खाने देते। अरे इंसान को जेल में बंद कर लिया है क्या। मुझे लगता है कैदियों को भी इससे अच्छा खाना मिल जाता होगा। तुम्हारी हालत तो कैदियों से भी बुरी कर दी है उन लोगों ने। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, आज ही तुम्हारी सास को फ़ोन करवाती हूँ। ऐसे कैसे चलेगा। अरे नहीं भाभी, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं। छोड़िए ना, क्या रखा है इन सब बातों में। अब आप ही सोचिए, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि पराठा पूरी खाने के लिए मैं अपने मायके में जाकर उनकी शिकायत कर रही हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी शादी हो गई है, जैसा वो लोग कहेंगे मुझे तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। मायके में कितने दिन रह सकती हूँ, जाना तो वहीं है लौट कर। फिर उन लोगों के साथ बात बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तेरी शादी के बाद घर में सब लोग बड़े खुश थे मोना कि इतने अच्छे घर में शादी हो गई, हमारी लड़की राज कर रही होगी वहाँ पर। लेकिन अब तो मुझे सोच सोच के तकलीफ हो रही है कि ऐसे करोड़ के बंगले और प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा कि घर की बहू को उसके मन का खाना तक खाने को ना मिले। इससे तो हम ही ठीक है, हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अपने घर की रानी हूँ मैं। जब जो मन करता है वो बनाकर खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। मजाल है जो आज तक माँ जी ने कभी मुझसे पलट कर भी पूछा हो कि तूने पूरी या पराठा क्यों बना लिया। सच में मैंने तो ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसा ससुराल मिला, वरना अगर तेरे जैसा ससुराल मुझे मिल गया होता ना तो मैं तो 4 दिन में पागल हो जाती। तुझे पता है ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। मैं जानती हूँ भाभी, तभी तो कह रही हूँ कि आप बहुत खुश नसीब है कि आपको हमारे घर जैसा ससुराल मिला। लेकिन अब सबकी किस्मत आपके जैसी नहीं होती ना। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। अब अपनी किस्मत को तो मैं बदल नहीं सकती, इसीलिए मैंने अब उन्हीं हालातों में खुश रहना सीख लिया है। चल ठीक है, तू अपना दिल छोटा मत कर। तू जितने दिन यहाँ रहेगी ना, अब मैं रोज़ नाश्ते में तेरे लिए पराठे बनाऊंगी। आलू, गोभी, मूली, जो जो तुझे पसंद है ना सब बनाकर खिलाकर भेजूंगी। पता नहीं फिर तू कब आएगी और कब तुझे तेरी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। माँ, भाई, भाभी और पापा, घर में सभी को बेटी मोना से बहुत सहानुभूति थी। जब से पता चला था कि मोना के ससुराल में खाने पीने को लेकर इतनी रोक टोक है,
भैया और पापा भी हर तीसरे दिन मिठाई का डिब्बा लेकर घर आते ताकि मोना की पसंद की ऐसी कोई चीज़ ना छूटे जिसे वो आने वाले 1 या 2 महीने में याद करे। दिन बहुत सुकून से बीत रहे थे मोना के। फिर उसका ससुराल वापस जाने का समय नज़दीक आ गया। तभी एक दिन अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मोना की भाभी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मोना की ननद खड़ी हुई थी। अरे आओ आओ बेटा, आज यहाँ अचानक से। आंटी जी वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड यहीं पास में रहती है, फिर भाभी भी पिछले 1 महीने से यहाँ आई हुई है, तो मेरा मन किया कि मैं एक बार भाभी से मिल लूँ। अरे हाँ बेटा आओ ना, बहुत अच्छा किया तुमने। सुचित्रा बेटा, चाय नाश्ता लगाओ उर्वशी के लिए, और ऐसा करना खीर भी लेकर आओ जो तुमने मोना के लिए बनाई है, इसको भी टेस्ट करवाओ। जैसे ही मोना को आहट मिलती है कि दरवाजे पर कोई आया है, मोना अपनी खीर की कटोरी लेकर बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। तभी उसे सामने अपनी ननद उर्वशी दिखाई देती है। अरे ये क्या भाभी, आप खीर खा रही हैं? वो भाभी ने बनाई थी ना, तो मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट कर ली। अपनी ननद के सामने मोना को हकलाते हुए देखकर मोना की माँ को बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, खीर खाना कोई अपराध है क्या? इसे बहुत पसंद है खीर बचपन से ही, और इसी के लिए स्पेशल बनाया है इसकी भाभी ने। बल्कि जिस दिन से यहाँ आई है ना, हर तीसरे दिन खीर बनवा कर खिला रहे इसको। बेचारी ने कितने महीनों से खीर नहीं खाई। मोना की माँ ने भी जानबूझकर उर्वशी को सुनाने के लिए ये बातें कही थी। क्या बात कर रही हैं आंटी जी आप? भाभी तो कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ खीर पूरी पराठे जैसी चीज़ बनती नहीं, उन्होंने तो बचपन से ये सब कभी खाया नहीं, इसलिए उन्हें बनाना नहीं आता। अरे हमारे यहाँ तो खुद सबको खीर पूरी पराठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब से भाभी आई है हम लोग खुद ये सब खाने को तरस गए हैं। जब भी मम्मी भाभी को खीर या पराठा बनाने के लिए कहती हैं तो भाभी का एक ही जवाब होता है, इनको ना तो वो सब बनाना आता है, ना ही इन्होंने बचपन में कभी खाया है, इसलिए हम लोग भी ना बेचारे मन मार कर रह जाते हैं। मोना की ननद उर्वशी की बातें सुनकर तो अब मोना की भाभी सुचित्रा और माँ का सर घूमने लगता है। मोना, ऐसा क्यों कहा तुमने कि हम लोगों के यहाँ खीर पूरी पराठा नहीं बनता? अरे भाई, हमारे यहाँ तो जब से तुम आई हो रोज ही लगभग यही सब बन रहा है, फिर ससुराल में झूठ बोलने का क्या मतलब है? और हमसे तुमने कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले ये सब नहीं खाते। तो क्या गलत कर दिया? इतना बड़ा परिवार है मेरे ससुराल में, मुझसे नहीं होता इतना काम। बस इतने बड़े परिवार के लिए पूरी पराठा ये सब बनाते बनाते मेरी कमर टेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैं बस सिंपल खाना बनाती हूँ और वही सबको खिलाती हूँ। मोना की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत शर्मिंदगी होती है। झूठ बोलने के लिए वो मोना को जमकर डांट लगाती है। माँ से डांट खाकर मोना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो ससुराल जाकर सबसे माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जेठानी जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो जेठ जी को और हम सबको धोखा दे रही हैं। नहीं, मेरी सपना ऐसी है ही नहीं, तुझे कोई गलत फहमी हुई है और तू उसके बारे में ऐसी बातें मत किया कर, समझी? जया मीनाक्षी की छोटी बहू है और सपना बड़ी बहू। मीनाक्षी अपनी दोनों बहुओं से बराबर स्नेह करती है, लेकिन ये बात जया को पसंद नहीं थी कि उसकी सास उसकी जेठानी को प्यार करे। इसलिए वो अपनी सास के मन में सपना के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें भरती रहती। मम्मी जी, आप हो तो भोली भाली और जेठ जी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो जेठानी जी को तो मौका मिल जाता है मटर गश्ती करने का। बहू, तूने फिर मेरी बड़ी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला। मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि इस तरह की बातें मत किया कर। मीनाक्षी जया को डांट ही रही थी कि उनके घर की लाइट चली जाती है। मम्मी जी, मोहल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है, बस हमारी ही लाइट गई है। लगता है फिर से हमारी बिजली की मेन लाइन में दिक्कत हो गई है। जया, जाके सामने वाले घर से सोनू को बुला ले, वो बिजली का काम जानता है। जया सोनू को आवाज देकर लौट आती है। मम्मी जी, सोनू मेरी आवाज नहीं सुन रहा, आप जेठानी जी को बोल दो ना, उनकी बात तो मोहल्ले के सभी लड़के सुनते हैं, वो बुला लेगी किसी न किसी को। जया, ये क्या बकवास किए जा रही हो? सपना आगे कुछ बोल पाती तभी उसकी सास ने सपना को शांत करते हुए कहा। सपना बहू, जया का वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है ना इसका स्वभाव कैसा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है।
तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। जाओ सोनू को बुला लाओ, बहुत काम पड़ा है। सपना सोनू को एक बार आवाज देती है और वो आ जाता है। क्या हुआ सपना भाभी, आपने बुलाया मुझे? ये सब देखकर जया अपनी सास से धीरे से कहती है, देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, जिठानी जी की आवाज सुनकर जरूर आएगा। अरे चुप हो जा, तेरी ये बातें किसी दिन घर में महाभारत करा देंगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं आज शाम को आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, उसी कैफे में जिसमें हम पहले भी मिले थे। जया फौरन ये बात अपनी सास को बताती है। मम्मी जी, आज शाम को जिठानी जी कैफे में अपनी किसी आशिक से मिलने जा रही हैं। जया, मुंह संभाल कर बात कर। वो अपनी किसी सहेली से मिलने भी तो जा सकती है ना। नहीं मम्मी जी, मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी। वो उस आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी। जेठानी जी उससे पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज हम उनका पीछा करके देख लेते हैं। मीनाक्षी जया की बातों में आकर सपना से पूछ ही लेती है, सपना बहू, रात होने वाली है, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तेरी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? मंदिर ही जा रही है ना या कहीं और? मम्मी जी, मंदिर ही जा रही हूँ। सपना के हाव भाव उसकी बातों को साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मीनाक्षी और जया ने उसका पीछा किया। सपना एक कैफे में घुस गई। वहां उसे एक आदमी मिला। सपना उससे बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। दोनों ने कॉफी पी और उस आदमी ने सपना को बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये सब जया और मीनाक्षी भी देख रही थी। जया सोचती है, मैं तो जेठानी जी पर झूठे इल्जाम लगाती थी, लेकिन यहाँ तो इनका सच में अफेयर चल रहा है। भला इतने सारे गिफ्ट कौन किसको देता है? वाह जेठानी जी वाह, आपने तो खुद ब खुद मेरा काम आसान कर दिया। जया ये सब सोच ही रही होती है, तभी मीनाक्षी बोलती है, हे ऊपर वाले, ये मेरी निकम्मी बहू क्या क्या गुल खिला रही है। बेचारा मेरा बेटा काम के चक्कर में घर से बाहर रहता है। उसे तो पता भी नहीं कि उसकी पत्नी उसे कितना बड़ा धोखा दे रही है। मम्मी जी, अब यहाँ तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अभी घर चलो। अगर जेठानी जी हमसे पहले पहुंच जाएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। दोनों घर आ जाती हैं। अब जया और मीनाक्षी हर समय सपना पर नजर रखती है। वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कहाँ जा रही है। एक दिन घर पर सिलेंडर खत्म हो गया तो जया बोलती है, मम्मी जी, सिलेंडर तो खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एक तो इस घर में हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं। जेठानी जी को तो आशिकी करने से फुर्सत नहीं मिलती और तुझे दूसरों की जासूसी से फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों का घर के काम में ध्यान ही नहीं है। तुमने सिलेंडर पहले से बुक क्यों नहीं किया? अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर सपना बाहर आकर बोलती है, मम्मी जी, मैंने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। सिलेंडर वाले को फोन करने की जगह किसी और को फोन कर दिया होगा। इस शहर में तेरे जान पहचान वालों की कमी थोड़ी ना है। मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, आजकल जेठानी जी का काम में मन ही नहीं लगता। वो दोनों सपना को बातें सुना रही होती है कि इतने में डोरबेल बजती है। सपना दरवाजा खोलती है तो सामने सिलेंडर वाला खड़ा होता है। उसे देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। सपना अंदर से एक पानी का ग्लास लाती है और उस सिलेंडर वाले को देती है। जब वो पानी पीकर चला जाता है तो जया सपना को ताना मारते हुए कहती है, जेठानी जी, सिलेंडर वाले को तो छोड़ दो, या सभी से अफेयर चलाओगी? जया, तमीज से बात करो मुझसे, ये क्या बकवास कर रही हो? देखा मम्मी जी, ये किस तरह का घटिया इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अरे तो गलत क्या कह रही है? तुझे क्या जरूरत थी उसे पानी पिलाने की? आज के बाद तो इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। मम्मी जी, इतनी गर्मी हो रही है, बेचारा इतना भारी सिलेंडर लेकर आया था, अगर मैंने उसे पानी पिला दिया तो इसमें क्या हो गया? मीनाक्षी सपना की एक बात नहीं सुनती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक दिन मीनाक्षी अपनी छोटी बहू के साथ उसके मायके जाने की तैयारी करती है। वो उखड़े हुए स्वर में सपना से कहती है, सपना बहू, हम जा रहे हैं, तुम खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और खबरदार घर से बाहर कदम निकाला तो हम शाम तक आ जाएंगे। सपना की सास और देवरानी घर से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सपना किसी को फोन करके घर पर बुलाती है। हेलो, आज घर पर कोई नहीं है,
मैं शाम तक अकेली रहूंगी, तुम थोड़ी देर में घर पर आ जाना। जया ये बात सुनकर अपनी सास को बता देती है। अब दोनों घर से तो निकल जाती हैं और छिपकर सपना पर नजर रखती हैं। इतने में घर की बेल बजी और एक आदमी आता है। सपना उसे अपने कमरे में ले जाती है। इतने में घर की लाइट चली जाती है। जया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो आदमी जेठानी जी के कमरे में है, चलो जल्दी से उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। मीनाक्षी और जया सपने के कमरे में जाती है, जहां एक आदमी और जया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। मीनाक्षी अंदर आती है और सपना को सुनाना शुरू कर देती है। करम जले, निकम्मी, आवारा, तो ये सब करती है मेरे पीछे। और ये कौन है, तेरा आशिक? इसे तो मैं जान से मार दूंगी। मम्मी जी, बातें क्या बना रही हो? मारो इसे, 2-3 हाथ लगाओ। जया और मीनाक्षी मिलकर उस आदमी को बहुत मारती है। सपना उसे बचाने की कोशिश करती है। इतने में लाइट आ जाती है। जया और मीनाक्षी उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी का बड़ा बेटा और सपना का पति प्रदीप होता है। अरे मम्मी, मार दिया आपने तो। ओ मेरा हाथ। बेटा तू? जेठ जी आप माफ कर दो जेठ जी, लाइट गई हुई थी तो हमें दिखाई नहीं दिया। मम्मी, मैंने आपकी और जया की सारी बातें सुन ली। आप मेरी पत्नी को इतना बुरा भला कहती हो? उसने मुझे सारी बात बता दी है। बेटा, मैंने खुद इसे कैफे में किसी आदमी के साथ देखा था। मम्मी, वो मेरा दोस्त था। मैंने आप सबके लिए गिफ्ट भेजे थे, वही देने आया था। उसी कैफे में मैं और सपना उससे कई बार मिल चुके हैं। पर जेठ जी, जेठानी जी ने आपके आने की बात हमें क्यों नहीं बताई और हमारे जाने की बात आपको क्यों बुलाया? मैंने ही सपना से मना किया था तुम्हें बताने के लिए। कल मम्मी का जन्मदिन है और मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सपना से माफी मांगी। मीनाक्षी ने जया को डांटते हुए कहा, यह सब गलतफहमी तूने ही मेरे दिमाग में डाली थी। अगर आज के बाद तूने बड़ी बहू के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जया भी अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांग लेती है। वो कहते हैं ना, पैसा कमाना तो मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल उस पैसे को संभालना है। रुचि, जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई और उसकी ये रईसी अब उसकी रग रग में बस गई। पैसे को तो उसने पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया, जिससे उसके घर वाले भी परेशान हो गए। समझ में नहीं आता इस लड़की को आखिर कैसे समझाऊं। पैसे को तो ऐसे पानी की तरह बहाती है जैसे पैसा पेड़ पर उगता है। मैं तो पहले ही कहता था इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। जब उसके मांगने से पहले उसे चीजें लाकर देती रहोगी तो उसे कहाँ से पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। अरे तो इसमें क्या सिर्फ मेरी गलती है? आपने भी उसकी कोई कम आदतें नहीं बिगाड़ी। बेटी ने 10 लाख की गाड़ी मांगी तो उसे 20 लाख की गाड़ी लाकर आपने हाथ में दे दी। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बिगाड़ने का ब्लेम एक दूसरे पर डाल रहे थे। वहां उनकी बेटी आज फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के प्लान बना रही थी। देखो, मैं तो ऐसी जगह पर पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें रुचिका का स्टैंडर्ड पता नहीं क्या? रुचि हमेशा महंगी जगह जाकर ही पार्टी करती है। बाकी अगर तुम लोगों को ऐसी सस्ती वाली जगह पर जाना है तो तुम जा सकते हो, बट आई वॉन्ट कम। अच्छा, तो फिर अपने घर पर ही पार्टी का प्लान बना लो, क्योंकि अगर तुम पार्टी में नहीं जाओगी तो हम पार्टी में जाकर क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर पार्टी मेरे घर पर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरे घर पर आओ तो ज़रा अच्छे से रेडी होकर आना, कोई भी ऐसे ही उठकर मत आ जाना। अरे हाँ बाबा, हाँ चल, बाय। ओके बाय। रुचि फ़ोन रखती है। अब मेरे घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो घर की डेकोरेशन भी ज़रा अच्छी होनी चाहिए और पहनने के लिए मेरे पास नई ड्रेस भी तो होनी चाहिए। लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से तो मैंने कल ही काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। एक काम करती हूँ, पापा के पास जाकर उनका क्रेडिट कार्ड मांगती हूँ। रुचि नीचे हॉल में आती है। माय स्वीटेस्ट पापा, पापा, क्या मुझे आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है प्लीज़? तुम्हारे पास अपना क्रेडिट कार्ड है तो सही बेटा, फिर तुम्हें क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए? पापा, आपकी की तो बेटी है, उससे भी आप इतने सवाल करते हो। मुझे घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसकी डेकोरेशन के लिए डेकोरेटर्स को बुक करना है, और घर में पार्टी है तो मुझे अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी खरीदनी है। क्या? लेकिन किस बात की पार्टी? मम्मा, अब पार्टी करने के लिए भी कोई बहाना चाहिए क्या? एक क्रेडिट कार्ड क्या मांग लिया? आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, ये लो।
लेकिन देखो, पैसों को ज़रा ध्यान से खर्च करना, कहीं बिना कुछ सोचे समझे पैसों को उड़ाते मत जाना। पापा आप भी ना, क्या करोगे इतना पैसा बचाकर? लाओ जल्दी से क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे। अब रुचि के पापा रुचि को और बोले भी तो क्या, वो कभी किसी की बात समझती नहीं थी। रुचि क्रेडिट कार्ड लेकर डेकोरेटर्स की पेमेंट कर देती है और पार्टी के लिए कैटरिंग वालों को भी बुक कर देती है। वो अपने लिए एक बहुत महंगी ब्रांडेड ड्रेस खरीदती है। तभी रुचि के पापा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हे भगवान, 1.5 लाख रुपए का बिल। आखिर ऐसा क्या किया इस लड़की ने मेरे क्रेडिट कार्ड से? रुचि, रुचि! वहाँ रुचि घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए उसे तो अपने पापा की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उसके पापा उसके रूम में जाते हैं। पापा यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? घर में एक पार्टी करने के लिए तुमने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? बस क्रेडिट कार्ड उठाती हो और बिना देखे अंधाधुंध पैसे खर्च करती जाती हो। ओ पापा कम ऑन, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही तो थे। कौन सा मैंने एक पार्टी करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। अच्छा अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज बाद में बात करते हैं, गुड नाइट। अब रुचि को संभालना उसके पेरेंट्स के हाथ से बाहर हो गया था और अब उन्हें भी बाकी सभी के मम्मी पापा की तरह रुचि को सुधारने का एक ही तरीका सूझा और वो था इसकी शादी करवाना। उन्होंने रुचि के लिए एक मिडिल क्लास घर का अच्छा सा लड़का ढूंढा और रुचि की शादी उससे करवा दी। अब कहाँ रुचि शादी से पहले अपने पापा के इतने बड़े विला में रहती थी और शादी के बाद एक 2 BHK फ्लैट में, जिसे देखते ही उसका तो माथा ठनक गया। ये क्या है? ये घर है या कोई जेल है? इतना छोटा घर। पापा ने मेरे साथ कोई मजाक किया है क्या? ये कैसे घर में शादी करवा दी उन्होंने मेरी? अरे क्या हो गया बहू, इस तरह खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? आओ आकर बैठो बेटा। रुचि अपनी सास के पास जाकर बैठती है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे छोटे घर में रहने की आदत नहीं है, लेकिन हम ना मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमारा घर भी वैसा ही है। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस घर को संवार कर रखना होगा। बाकी तुम्हें सब सिखाने में बिंदु बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ रुचि, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हें घर का हर काम सिखा दूंगी। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि मेरे घर में मेरी देवरानी आ जाए और उसके साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से मैं संभाल लूँ। आप घर का सारा काम खुद ही करती हो क्या? यहाँ पर काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं है? नहीं बेटा, हमारा तो 2 BHK का फ्लैट है और इतने छोटे से घर के लिए काम वाले को रखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे आने से पहले बिंदु घर का सारा काम संभालती थी, अब तुम्हारे आने के बाद तुम उसकी मदद कर देना। अब जिस लड़की ने कभी अपने घर में पानी का एक गिलास भी ना उठाया हो और अचानक उसके ऊपर कोई घर की इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप दे तो उसका क्या हाल होगा। वैसा ही कुछ हाल रुचि का हो रहा था। पता नहीं मम्मी पापा ने ये कहाँ फंसा कर रख दिया मुझे। सुबह से काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया। झाड़ू लगाओ तो पोछा लगाने की बारी आती है, पोछा लगाकर हटो तो कपड़े धोने की बारी आती है। रुचि बहू, ओ रुचि बहू, अब इनको क्या हो गया? जब देखो रुचि रुचि रुचि। हाँ! रुचि बहू, आ रही हूँ। रुचि हॉल में जाती है। हाँ बोलिए मम्मी जी। बेटा आज ना बिंदु बहू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो बाकी काम करने के बाद आज रात का खाना भी तुम ही बना लेना। क्या? अब खाना भी मैं ही बनाऊं? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। अगर बिंदु भाभी की तबीयत खराब है तो एक दिन हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अरे बेटा, जब मेरे घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे बाहर से खाना मंगाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है बाहर का खाना कितना महंगा आता है। इतने पैसे में तो घर में 1 हफ्ते का राशन भर जाएगा। तुम एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा बनाना नहीं आता ना तो सबके लिए पुलाव बना लो, वो तो बनाने में भी आसान होता है। आज से पहले मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, मुझे तो सिर्फ नूडल्स बनाने आते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पुलाव बनाना सिखा देती हूँ। बस जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ तुम वैसे वैसे करते जाना। रुचि अपनी सासू माँ के साथ किचन में जाती है। उसकी सासू माँ उसे पुलाव में डालने के लिए सब्जियां काटने के लिए कहती है, लेकिन रुचि ने तो कभी चाकू भी अपने हाथ में नहीं पकड़ा था, वो सब्जियां कहाँ से काटती। अब उसे ये बोलने में भी शर्म आ रही थी कि उसे सब्जियां काटनी नहीं आती, इसलिए सब्जियां काटने के चक्कर में चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। अरे अरे, ये क्या कर लिया बेटा, दिखाओ मैं तुम्हारी उंगली पर बर्फ लगा देती हूँ। रुचि की सासू माँ जल्दी से उसकी उंगली पर बर्फ लगाकर पट्टी बांध देती है। बेटा तुम जाओ, जाकर अंदर बैठ जाओ, मैं बना लेती हूँ पुलाव। रुचि बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है।
लेकिन ऐसे ससुराल में रह रहकर अब वो बोर होने लगी थी। यार ये घर मुझे घर कम कैद खाना ज़्यादा लगता है। जब से शादी हुई है मैं कहीं बाहर घूमने ही नहीं गई, ना ही मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी की है। जब मैं 1 महीने में ही यहाँ रहकर इतनी पक गई हूँ तो पूरी लाइफ यहाँ पर कैसे बिताऊंगी। मैं यहाँ पर एक दिन भी और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। रुचि अपनी मिडिल क्लास ससुराल से परेशान होकर अपना बैग उठाकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। रुचि बेटा, तुम अचानक यहाँ पर, जमाई जी कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ मॉम। अकेली? क्यों बेटा, तुम्हारे ससुराल में किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं मॉम, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। जब आपके पास रहने के लिए इतना बड़ा विला है तो मैं उस छोटे से घर में क्यों रहूं? ना तो वो लोग कोई पार्टी करते हैं, ना ही उन लोगों के घर में काम करने के लिए किसी नौकर को रखा है। वहाँ पे जाकर मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं आपने क्यों ऐसे घर में मेरी शादी करा दी। देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की थी तब मेरे पास तो अपना घर भी नहीं था। ये सब हमने अपनी मेहनत से ही तो कमाया है। कम से कम अनुज के पास अपना घर तो है, और हो सकता है कल को वो भी मेहनत से ऐसा विला बना ले। और जोड़ियाँ तो बेटा ऊपर से बनकर आती है। हमारा काम तो बस उन्हें मिलाने का होता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। देखो पापा, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं यहीं पर रहूँगी। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अपनी शादीशुदा बेटी को ऐसे अपने घर में रखना शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम वैसे रुकने के लिए अपने मायके आ सकती हो, लेकिन ऐसे अपने ससुराल को छोड़कर मायके रहना, इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, इसलिए जाओ और वहीं पर रहो। लेकिन मॉम, पापा, आप मॉम को समझाइए ना। समझने की ज़रूरत तुम्हारी मम्मी को नहीं बल्कि तुम्हें है बेटा। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। इसलिए जाओ और अपने ससुराल में रहो, और फिर कभी इस वजह से अपने मायके मत चली आना। तुम्हारी ज़िंदगी अब वहीं है। रुचि के मम्मी पापा दरवाज़ा बंद कर देते हैं और रुचि के पास अब जाने के लिए उसके ससुराल के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बचती। वो अपना बैग उठाकर पहले अपने ससुराल से मायके गई थी, अब अपने मायके से वापस अपने ससुराल आ जाती है कुछ दिन बाद। क्या बात है रुचि, तुमने इस तरह मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या बात है। मुझे तुम इस तरह से अच्छी नहीं लगती। जब से हमारी शादी हुई है तब से बाहर जाने के नाम पर बस एक बार मेला दिखाने के लिए लेकर गए थे। पता भी है मैंने कितने टाइम से मूवी नहीं देखी। ओह अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो। चलो ठीक है, आज रात को हम सब मूवी देखते हैं। सच में? हाँ सच में। ये सुनकर रुचि तो खुश हो जाती है कि आज रात अनुज उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन शाम को वो अपने हॉल में कारपेट्स बिछाकर हॉल की लाइट्स डिम करके टीवी में मूवी स्टार्ट कर देता है। ये लो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म मटर वाले पॉपकॉर्न बना कर लाई हूँ। ये लो रुचि, तुम भी खाओ। रुचि उस समय तो कुछ नहीं कहती और सबके साथ बैठकर मूवी देख लेती है। लेकिन जब मूवी देखने के बाद वो अपने कमरे में आती है तो फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो हमने मूवी भी देखी और भाभी ने कितने अच्छे पॉपकॉर्न बनाए थे, तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अब तो रहने दो। मुझे लगा था कि आप मुझे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाओगे, लेकिन आपने तो घर को ही थिएटर बना दिया। इससे अच्छा आप रहने ही देते। अरे बाबा, इसमें तक गुस्सा आने वाली क्या बात है? अगली बार मैं तुम्हें थिएटर में मूवी दिखा कर ले आऊँगा। और वैसे भी ये मूवी ना मम्मी को भी देखनी थी, और तुम्हें तो पता ही है कि मम्मी थिएटर वगैरह जाती नहीं। और थिएटर में एक टिकट का भाव 500 रुपये है। अगर हम 4 मूवी देखने जाएंगे तो 2000 की तो मूवी की टिकट आएगी, और इतना ही खर्चा खाने पीने का आ जाता। व्हाट? हाँ मैं जानता हूँ ये बात बोलते हुए तुम्हें मैं ज़रा कंजूस लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मिडिल क्लास वाला हूँ ना, सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरी 30,000 की सैलरी में मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, हमारे फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है, और तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करना है। कल को मैं तुम्हें एक और अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसलिए आज छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो। मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतनी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें मूवी देखने में मज़ा आया कि नहीं, और पॉपकॉर्न कैसे लगे? सब अच्छा था। अब गुड नाइट। रुचि अनुज को ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती, लेकिन वो आज पहली बार उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। अगली सुबह, बंदू दीदी, आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊँ क्या? नाश्ता? लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ना।
हाँ आता तो नहीं, लेकिन अब सिखाओगी तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर। मैं ना तुम्हें आलू के पराठे बनाना सिखाती हूँ। अनुज भैया को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तुम उनके लिए आलू के पराठे बनाओगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आलू तो मैंने उबाल दिए हैं, बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे करना है। बिंदु रुचि को आलू के पराठे बनाना सिखाती है और रुचि आज पहली बार अपने हाथों से सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। वो अनुज के लिए टिफिन पैक करके लेकर आती है। ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और हाँ, पहली बार बनाए तो ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे बात धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अगर ये आलू के पराठे तुमने बनाए हैं तो ये पक्का अच्छे ही होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने मेरे लिए लंच बनाया। अब से हर रोज़ तुम ही मेरे लिए खाना बनाना। अनुज की ऐसी बातें सुनकर रुचि का मन भी खुश हो जाता है। शाम के समय रुचि, आज मुझे सब्जी लेने जाना था, लेकिन सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तुम बाज़ार जाकर सब्जी ले आओगी क्या? हाँ कही दीदी, ठीक है। अच्छा सुनो, सब्जी वालों की ना आदत होती है महंगी सब्जी बोलने की, तो तुम उनसे मोल भाव कर लेना। ज़्यादा महंगी सब्जी मत खरीदना। ये 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे हैं, तुम सब्जियां एक साथ खरीद कर ले आना। जी दीदी। ये लो सब्जियों की लिस्ट, और धनिया मिर्ची ना मुफ्त में ही देंगे, और ना दे तो कहकर मांग लेना। बिंदु 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे देकर रुचि को सब्जी लाने के लिए भेज देती है। आलू कैसे दिए भैया? आलू तो 30 रुपए किलो है बहन जी, कितने तोल दूं? क्या 30 रुपए? वो दूसरा सब्जी वाला तो 15 रुपए का किलो दे रहा है, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? 30 रुपए में 2 किलो देने हैं तो दो, वरना मैं उसी से जाकर खरीद लेती हूँ। अच्छा अच्छा बहन जी, दे रहे हैं। और ये 1 किलो भिंडी देना। रुचि सब्जी वाले से 1 हफ्ते की सब्जियां खरीद लेती है। अरे आपने इसमें धनिया मिर्ची नहीं डाला? सब्जी के साथ धनिया और मिर्ची तो फ्री दो। अरे देता हूँ बहन जी। रुचि सब्जी लेकर आगे बढ़ती है तो उसे एक साड़ी की दुकान दिखाई देती है। वाओ, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। जाकर पूछती हूँ कितने की है। रुचि साड़ी की दुकान पर जाती है। ये वाली साड़ी कितनी की है भैया? ये 5,000 की है बहन जी। इसमें और भी कलर है, आप अंदर आ जाओ, दिखा देता हूँ। 5,000 की? नो 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 नो, रहने दीजिए भैया, फिर कभी आऊँगी, अभी ज़रा जल्दी में हूँ ना। रुचि साड़ी की दुकान से आगे बढ़ जाती है। 5,000 रुपये की साड़ी, इतने पैसे में तो घर का कितना सारा सामान आ जाएगा। अनुज जी की 30,000 की सैलरी में अगर मैं 5,000 की एक साड़ी खरीदूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और इतने पैसे तो अनुज जी हर महीने सेव करते। ऐसे तो उनकी 1 महीने की सेविंग मेरी साड़ी खरीदने में ही चली जाएगी। धीरे धीरे घर के हालातों को देखकर अब रुचि भी समझदार हो रही थी। वो अब एक एक खर्चा बहुत ही सोच समझ कर करती थी। एक दिन वो घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अलमारी से कुछ पेपर्स मिले। अरे ये पेपर्स तो सासू माँ के नाम पर है, लेकिन मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे? ये सब क्या है? मुझे अनुज जी से बात करनी चाहिए। रुचि पेपर्स लेकर अनुज के पास जाती है जहां पर सब बैठे थे। ये सब क्या है अनुज जी? मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी आप इस 2 BHK के घर में रहते हो। इतनी प्रॉपर्टी तो किसी करोड़पति के पास ही हो सकती है। मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है? यह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इन पेपर्स में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी ही है, लेकिन हम इस घर में इसलिए रहते हैं ताकि तुम्हें पैसों की अहमियत समझा सके। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे तो उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब बताया। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम अपनी लाइफ में पैसे की वैल्यू को समझो, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ बहू, हम चाहते तो तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारा विला दे सकते थे, लेकिन उससे तुम कभी भी पैसों की वैल्यू नहीं समझ पाती जो तुम आज समझ पा रही हो। अगर एक बार जीवन में पैसा खर्च करने की आदत लग जाए ना, तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन बिना ज़रूरत के पैसे को खर्च करना ठीक नहीं है। पहले तुम इस बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई हो और अपने घर को संभालने के लायक भी हो गई हो। इसलिए ये लो अपने नए घर की चाबी। अब तुम आराम से अपने बड़े से घर में रह सकती हो। नो मम्मी जी, ज़िंदगी की जो सीख मैंने आप लोगों के साथ रहकर सीखी है वो मैं कभी नहीं सीख पाती। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी महंगी महंगी पार्टीज़ में जाती थी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे वहाँ कभी भी अच्छा फील नहीं होता था। वो सब तो बस एक शो ऑफ है।
लेकिन जो खुशी और सुकून मुझे आप सबके साथ रहकर इस परिवार में मिला है, वो खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मैं आप सबको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। मैं आप सबके साथ यहीं पर रहूंगी। पैसों की अहमियत के साथ साथ रुचि को अब परिवार की अहमियत भी समझ में आ जाती है और जिंदगी के सादेपन की खुशी में ही अब वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है।